स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था, यौन संचरित रोग, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। और आज की टॉपिक हमारी क्या है? एमनियोसेंटेसिस मीन्स उल्ववेधन। इसकी हिंदी क्या है? उल्ववेधन। अब ये उल्ववेधन होता क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे ही बच्चा जैसे जायगोट का बनना पाया गया, तभी से लोग डॉक्टरों से क्या करते हैं, उसका परामर्श लेते रहते हैं। ठीक है, क्यों परामर्श लेते हैं? क्योंकि वो बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, उनके अंदर जो मतलब कोई किसी प्रकार के रोग वगैरह नहीं ना, उनके लक्षणों को जानने के लिए या उस लक्षणों को पूरी तरह से सलाह लेने के लिए वो डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, कि बच्चे जो एम्ब्रियो वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चीज़ें तो डॉक्टर के ही माध्यम से हमें पता चलेगा। तो इन सारी तकनीकियों के बारे में जानने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। ठीक है, उसको अच्छे से हम देख लेते हैं कि जन्म से पूर्व क्या, कि अभी जैसे बच्चे का बर्थ ना हुआ, क्योंकि जन्म से पूर्व ही भ्रूण की, एम्ब्रियो की उपापचयी क्रियाओं की जानकारी, क्या, भ्रूण की उपापचयी क्रियाओं की जानकारी या रोगों के लक्षण या रोगों के जो लक्षण हैं, ठीक है, उनको ज्ञात करने संबंधी तकनीक को, उनको ज्ञात करने संबंधी जो तकनीक होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है ना, उसको कहते क्या है कि एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भ्रूण धारण करने के बाद माताओं के जो गर्भ होते हैं, उनके चारों तरफ उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एक प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव, जिसको हम एमनियोटिक द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को आज हम जानेंगे कि क्यों लोग एमनियोसेंटेसिस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम इसको देखते चलते हैं। जन्म से पूर्व भ्रूण की उपापचयी क्रियाओं की जानकारी, उपापचयी क्रियाओं की जानकारी तथा रोगों के लक्षण को रोगों के लक्षण को ज्ञात करने संबंधी तकनीकी को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या ब्लैक बोर्ड पे क्या किया गया है। क्या है कि जन्म से पूर्व, ठीक है, बच्चे का
जानकारी, ठीक है। उस समय उनके अंदर उपापचयी, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो उपापचयी क्रियाएं होती है उसमें दो तरह की होती है, अपचयी तथा उपचयी, ठीक है। दो तरह का, एनाबोलिक तथा कैटाबोलिक, ठीक है ना। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उनके अंदर रोगों के जो लक्षण, अगर कोई रोग हो रहा है तो उनके जो लक्षण है उसको ज्ञात करने की, उसको जानकारी, उस जानकारी को प्राप्त करने की जो तकनीकी होती है वही क्या कहलाती है, एम्नियोसेंटेसिस कहलाती है, ठीक है। उसको तो आप जनरली इस तरह से बच्चे को देख के तो नहीं जान जाओगे ना कि क्या उसको हो रहा है, सॉरी भ्रूण को देख करके तो नहीं हम जान सकते हैं ना, कि भ्रूण भी तो बाहर नहीं है, वो तो अपने माँ के गर्भ में है। तो उसके लिए तो कोई इस प्रकार की, जैसे आप जाते हो तो करवाते हैं डॉक्टर लोग जांच के लिए, बोलते हैं सोनोग्राफी करवा के आओ, बोलते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, तकनीकी एम्नियोसेंटेसिस कहलाती है, ठीक है ना। अब हम आगे देख लेते हैं कि भ्रूण जब गर्भधारण करने वाली माता जो होती हैं उनके गर्भ में भ्रूण के चारों तरफ, अब देखिएगा इस तरह से, ये मान लीजिए गर्भ हो गया, ठीक है। अच्छे से नहीं बना, मान लीजिए जिस तरह से भ्रूण है माता के गर्भ में पल रहा है बेचारा, ठीक है, उनके हाथ पैर होते हैं इस तरह से वो पल रहा है, तो इनकी तरफ चारों तरफ एक तरह का एक फ्लूइड पाया जाता है, एक तरह का द्रव्य पाया जाता है, देखे होंगे जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने को भेजते हैं तो उस टाइम में इस तरह से वो भ्रूण क्या करता है, इसी द्रव के कारण वो क्या करता है, गति करता रहता है, धीरे धीरे वो गति करता रहता है। अगर द्रव अंदर ना हो, फ्लूइड अंदर ना हो, तो उधर भ्रूण को पोषक तत्व ना तो न्यूट्रिशन प्राप्त हो पाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त हो पाएंगे तो वो उपापचयी क्रियाएं वगैरह कैसे करेंगे। ये चारों तरफ इस तरह से इनके द्रव पाए जाते हैं, ठीक है ना। यही चीजें हैं, वही कह रहे हैं कि जब वो माँ के गर्भ में होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार के द्रव पाए जाते हैं जो कहलाते क्या हैं, एमनियोटिक द्रव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, गर्भधारण करने वाली माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले, भ्रूण के चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव को कौन सा द्रव बोलते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड, एम्नियोटिक द्रव कहते हैं, ठीक है, एम्नियोटिक द्रव कहते हैं। अभी आपको पता चल गया ना कि एम्नियोसेंटेसिस जो है वो क्या है, एक तरह की वो तकनीक है, एक तरह की जो है वो मशीन है जिसके माध्यम से हम भ्रूण की हर एक प्रक्रिया को, हर एक प्रोसेस जो उनके अंदर होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तथा इसके चारों तरफ करेक्ट जो एम्नियोटिक फ्लूइड होती हैं उनके चारों तरफ एक प्रकार की गुहा पाई जाती है, ठीक है ना। उनके चारों तरफ पाई जाने वाली एक गुहा को क्या कहते हैं, एम्नियोटिक गुहा कहते हैं, कह रहे हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, तथा इसके चारों ओर पाई जाने वाली तथा इसके चारों ओर पाई जाने वाली गुहा को जब वो एम्नियोटिक के ही करीब है, एम्नियोसेंटेसिस के ही करीब है, तो इसको इसी नाम से ही तो जानेंगे, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एम्नियोटिक गुहा के नाम से जानते हैं, एम्नियोटिक
होते हैं, एम्ब्रियो पल रहे होते हैं, तो उनके चारों तरफ एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, एक तरह का कह लीजिए तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ठीक है, कहने कि उस द्रव के चारों तरफ, अब क्या है, एमनियोटिक द्रव के चारों तरफ पाई जाने वाली एक गुहा होती है, ठीक है ना, एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस कैविटी को क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, अब हम आगे देख लेते हैं कि इस एमनियोसिंथेसिस जो तकनीकी होती हैं, इनके द्वारा जैसे कि आप जानते होंगे कि इस तकनीकी के द्वारा क्या होते हैं, लिंग का परीक्षण भी किया जाता है कि जो माँ के गर्भाशय में पल रहे, गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं वो नर है या मादा है। तो ये प्रोसेस जानने के बाद लोग क्या करते हैं कि उस भ्रूण के का जो होते हैं एमटीपी के द्वारा उसको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो एमटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीपी के द्वारा जब नष्ट कर देते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी। इसके द्वारा वो क्या करते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। इस वजह से इस पे क्या किया गया है, बॉन्ड लगाया गया, क्योंकि ये प्रोसेस माँ के लिए भी हार्मफुल होता है। ठीक है ना, इसके द्वारा माँ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस वजह से उसमें बैंड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस तकनीकी के द्वारा भ्रूण का परीक्षण कैसे किया जाता है ना। भ्रूण गर्भाशय में कहाँ पे, अब जान लें कि भ्रूण होता क्या है, एमनियोटिक द्रव में होता है। अभी मैंने बताया डायग्राम बना के, क्योंकि उसी के द्वारा वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, उसी में वो माँ के गर्भ में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव, ठीक है, एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है, जिसको इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है ना, तैरता रहता है, जो अब देखिएगा ये एमनियोटिक द्रव जो होते हैं वो भ्रूण को बाह्य आघातों से क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है ना, उनको बाह्य आघातों से सुरक्षित रखते हैं। यह द्रव भ्रूण की, यहाँ लिख दीजिएगा, यह द्रव अगर क्वेश्चन बन जाए कि भ्रूण की बाह्य आघातों की रक्षा कौन करता है, तो एमनियोटिक द्रव करता है। यह द्रव भ्रूण की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, बाह्य आघातों से क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। इनको, ठीक है, अगर इनकी जांच जब करनी होती है तो इनको क्या करते हैं, इनको इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से माता के गर्भाशय से इंजेक्शन के माध्यम से माता के गर्भाशय से क्या करते हैं, खींच लेते हैं ना, सिरिंज के माध्यम से उसको, उसमें उसका एक सैंपल ले लेते हैं। इस तरह का
लेंगे। तरल में पाई जाने वाली क्या कोशिकाओं का संवर्धन करके जो तरल उनको फ्लूइड प्राप्त हो गया है उनमें पाई जाने वाली जो शेल होती हैं कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्रों को, ठीक है, जो सैंपल मिला है उनके द्वारा क्या करेंगे, वो उनमें पाई जाने वाली जो शेल होती हैं उनका संवर्धन करेंगे, मतलब उसको अलग करेंगे और उनके द्वारा गुणसूत्रों का निरीक्षण करने के पश्चात भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, गुणसूत्रों का निरीक्षण करके भ्रूण का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि क्या कहा जा रहा है। भ्रूण के लिंग का, ठीक है ना, भ्रूण के लिंग का, लिंग मतलब वो मेल है कि फीमेल है, लिंग का पता लगाया जा सकता है। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, क्या बोल रहा है कि भ्रूण जो होते हैं वो गर्भाशय में पाई जाने वाली जो एमनियोटिक द्रव होती हैं, ठीक है, भ्रूण जो होते हैं वो गर्भाशय में मतलब यूटेरस में पाए जाने वाली जो एमनियोटिक फ्लूइड होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, उसमें वो तैरते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो तैरेंगे तो उसको सिरिंज के माध्यम से जब खींचेंगे तो उनके कुछ इस प्रकार के सैंपल आपको प्राप्त हो जाएंगे जिसमें कुछ कोशिकाएं भी आ सकती हैं। ठीक है ना, तो उस सेल के माध्यम से जब उसका सेल प्रयोगशाला में हम जाएंगे और उस सेल का जो है कोशिकाओं का जब हम संवर्धन करेंगे तो उसके माध्यम से उस गुणसूत्र उनमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होंगी उस गुणसूत्रों के ही माध्यम से हम ये जान जाएंगे कि जो उसमें पल रहे भ्रूण हैं, एम्ब्रियो हैं, उनके लिंग या मेल है या फीमेल है। तो इस तरह से हम उसका क्या करते हैं, लिंगों का पता आसानी से लगा लेते हैं। वही प्रोसेस आपकी एम्नियोसेंटेसिस तकनीकी कहलाती है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है हमें लिंग इन्हीं के द्वारा लिंग का परीक्षण। इस वजह से इस पर बैंड लग गया क्योंकि लोग ज़्यादातर कंडीशन में जैसे ही जानते थे कि मादा है तो उसको क्या करते थे, वो एनडीपी प्रोसेस के द्वारा नष्ट करवा देते थे। ठीक है, इस क्रिया को इसी कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। कह रहे हैं कौन सी क्रिया, ये जो निरीक्षण भ्रूण निरीक्षण करने की जो प्रोसेस थी इसी कारण इसमें क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है ना, देखिए प्रॉब्लम था क्या कि ये भ्रूण के लिंग का समस्या नहीं था, लोग क्या करते थे उससे लिंग का तो लिंग को तो नष्ट करवा ही देते थे, तो उससे माँ के शरीर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, वो बेचारी मतलब माँ का जो है वो गंभीर अवस्था में भी चली जाती थी। कभी कभी ये भी कंडीशन आ जाती थी कि माँ का क्या होता था, डेथ भी हो जाता था। इस वजह से इस पे क्या किया गया, बैन कर दिया गया, इस पे रोक लगा दिया गया। ठीक है ना, तो इससे माँ के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, इसी वजह से इसको बैन किया गया है और कोई कारण नहीं था। आगे हम देख लेते हैं, इस प्रक्रिया को इसी कारण क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को इसी कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, प्रतिबंधित मतलब रोक लगा दिया गया है। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं क्यों इसको प्रतिबंधित किया गया। क्योंकि
परीक्षण के द्वारा मादा के थोड़ा सा लंबा होगा स्टेप, बट अब घबराइएगा नहीं, सब छोटा छोटा देखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आपको शॉर्ट में अगर पूछेगा तो पूछ सकता है एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। अगर बहुत विस्तार से पूछेगा 5 वगैरह नंबर में, 5 नंबर में, तो ये पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया को, जब ये पूछे क्योंकि पूरे प्रोसेस को समझाइए, ठीक है ना। तो इस तरह से तब हमको, या ये पूछ दे कि एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम लिंग परीक्षण कैसे करते हैं, तब आपको ये सारी जितना भी मैंने बताऊंगी इसके अंतर्गत उन सभी को बताना पड़ेगा। और अन्यथा अगर ओनली एमनियोसेंटेसिस पूछ दे तो आप ये बता सकते हो कि जन्म से पूर्व भ्रूण के उपापचयी क्रियाओं की जानकारी तथा उनके रोग संबंधी जो लक्षण होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने की जो तकनीकी होती है उसको हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। या पूछते हैं कि एमनियोटिक द्रव क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि गर्भ धारण करने के पश्चात मादा के गर्भ में उनमें चारों तरफ भरे हुए, मतलब माता के गर्भ में भ्रूण के चारों तरफ पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं उसको हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक गुहा क्या होती है, एमनियोटिक कैविटी क्या होती है, तो एमनियोटिक द्रव के चारों तरफ पाई जाने वाली गुहा को, कैविटी को भी क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। अन्यथा आपको एमनियोटिक सिंथेसिस की जो प्रोसेस पूछेगा तो उसमें यही पूछेगा कि एमनियोटिक सिंथेसिस के तकनीक के द्वारा हम लिंग परीक्षण कैसे करते हैं, तब आपको पूरी तरह से डिस्कशन मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस परीक्षण के द्वारा, एक मिनट, प्राय मादा के भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहता है, सब बेटे के ही चक्कर में होते, लेकिन आज देश का जो भ्रूण है वो क्या है, बेटियां ही हैं, बेटे नहीं हैं। ऐसा भी नहीं कहा सकता कि बेटे नहीं है, वो भी है बेचारे, बट बेटियां भी आज हमारे देश की हर एक लड़ाई में क्या है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अब देखिएगा, इनको नष्ट करने तक ही नहीं है, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त क्या होती है कि गर्भपात के समय मादा के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब इसको नष्ट किया जाता है, इसी प्रक्रिया को गर्भपात, इसके अतिरिक्त गर्भपात के समय माता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, इस वजह से इसी कारण इसको क्या किया गया, पूरी तरह से बैन किया गया, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं कि खतरा, अगर वो बेचारी बच भी जाती तो उनको अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इतना क्या है आपके एमनियोसेंटेसिस की लिंग निर्धारण की जो है प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत भ्रूण का निरीक्षण किया जाता है, जो नष्ट किया जाता है, उसके बीच जो तकनीकी होती है वो होती क्या है, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भ्रूण को नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे सगर्भता समापन कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम सगर्भता समापन के नाम से जानते हैं, या उसको एमटीपी के भी नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है, गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व, क्या गर्भकाल जो है पूर्ण होने से पूर्व ये प्रक्रिया प्रोसेस किया जाता है। होने से पहले स्वतः गर्भ समापन प्रक्रिया को, मतलब स्वतः आप चाह करके ही गर्भ समापन की प्रक्रिया को क्या करेंगे, आप अपनाते हैं। जैसे कभी कभी कंडीशन ये भी बन जाता है कि आप अनचाहे, ना चाहते हुए भी भ्रूण का मैच्योर होना या भ्रूण परिपक्व होना शुरू हो जाता है, ना चाहते हुए भी, तो अनचाहे भ्रूण को क्या करना, नष्ट करना भी एमटीपी
प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी रेप वगैरह की कंडीशन में भी इस तरह के खतरे बन गए तो उस टाइम में भी आपको एबॉर्शन करवाना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस भी आपकी एमनियोटिक सिंथेसिस के ही तकनीक के ही द्वारा होंगी। ठीक है ना, जैसे कि मतलब उसको नष्ट करना होगा तो एमटीपी तकनीकी को आप अपनाएंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं, थोड़ा सा हम इसको भी जान लेते हैं बस एक लाइन में, हेडिंग बना लेते हैं, सगर्भता समापन। ठीक है, इसको हम सगर्भता समापन है इसी में ये। ठीक है ना, अलग से मैं नहीं लिख पा रही हूँ। सगर्भता समापन अभी मैंने बताया क्या होता है कि गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व, क्या गर्भकाल जो है उनके पूर्ण होने से पूर्व, ठीक है ना, स्वतः गर्भ समापन प्रक्रिया को, ठीक है, स्वतः गर्भ समापन प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व स्वतः गर्भ समापन, स्वतः गर्भ समापन, ठीक है, स्वतः गर्भ समापन प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता काल सगर्भता समापन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, MTP। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इस नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ये किस कंडीशन में एमटीपी तकनीक को अपनाया जाता है या इस चिकित्सीय सगर्भता समापन को अपनाया जाता है। अनचाहा, ठीक है, ना चाहते हुए बच्चों का भ्रूण का बनना, ठीक है, या फिर असुरक्षित यौन संबंध से, ठीक है ना, या रेप वगैरह की कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, एमटीपी तकनीकी को अपना लेते हैं। आगे हम देखेंगे वंध्यता का होता है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। आगे की टॉपिक हमारी क्या है, वंध्यता क्या होता है। इसको क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी।
अब ये बंध्यता होता क्या है, नाम हम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इसको बंध्यता तो बोला जाता है, बट ये क्या है, जैसे बांझपन, ठीक है, बांझ स्त्रियों को आप देखे होंगे जिनसे किसी भी बच्चे का नहीं पाया जाना, तो लोग बोलते हैं समाज में ना कि बांझ है, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चा पैदा करना किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो नेचुरल फिनोमेनन होता है, ठीक है। तो उसमें यही प्रोसेस है। देखिएगा कि बांझपन होते क्या है, ठीक है ना, बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता क्या है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है ना। बंध्यता ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं या असफल होते हैं, ठीक है ना। अब ये भी नहीं हम कह सकते उसको हम बांझ नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि ये नेचुरल, ठीक है ना, ये प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, इसमें किसी का अपना कोई भी इस तरह का बस नहीं होता है, ठीक है। ऐसे दंपति को क्या हुआ कि बंध्यता इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं जो संतान उत्पन्न करने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को ऐसे दंपति, ऐसे जोड़ी को कह लीजिए ना, ठीक है ना। ऐसे दंपतियों को लोग बांझ, ठीक है ना, बांझ करते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, ये गलत होता है, ठीक है ना। और इसकी इस अक्षमता को, अब देखिएगा यहाँ पे इसकी इस अक्षमता को, उसके अंदर जो ये अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसकी अक्षमता को, बांझपन कहते हैं। ये आपका सही है, ठीक है ना। अभी देख लीजिएगा, ये जनरली आपकी स्त्रियों में ही इस तरह की कमी नहीं होती है। कोई अगर कह दे कि नहीं सारी कमियां स्त्रियों में ही है, तो नहीं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ त्रुटि हो जाती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण भी वो बच्चा को उत्पन्न नहीं कर सकती है, ठीक है ना। और कभी कभी पुरुषों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे शुक्राणु में क्या होते हैं, एक मिनट, शुक्राणु में होते हैं एलर्जी, शुक्राणु में एलर्जी के कारण भी इस तरह के होते हैं कि वो शुक्राणु क्या होते हैं, एलर्जी के कारण ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं, फिर वो पूरी तरह से वहाँ टिक नहीं पाते हैं, मतलब स्त्रियों के योनि में नहीं टिक पाते हैं। फिर होता है कि जो पुरुषों की नलिकाएं होती हैं, पुरुषों की नलिकाएं में ब्लॉकिंग, अब पुरुषों की नलिकाएं क्या होती हैं, वास्ट डिफेंस जो होती है ना, वास्ट डिफेंस में क्या होती है, ब्लॉकिंग आ जाती है, उनमें पूरी तरह से वो नलिकाएं क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ से शुक्राणु क्या होते हैं, सिक्रेट ही नहीं हो पाते, निकल ही नहीं पाते, तो फिर वो भी समस्या होती है, लेकिन झेलना किसको पड़ता है, बेचारी स्त्रियों को झेलना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी कहलाती है। बस आप इसमें इतना ही जानिएगा, इससे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस लेसन में हमारा बस छोटा सा बचा हुआ है कि सहायक जनन तकनीकी क्या होती है, ठीक है ना। तो उसको आज के लिए नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही, उसको हम कल पढ़ते हैं, और कल हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देंगे इस लेसन से, ठीक है ना। ओके, थैंक